जय हिंद साथियों, संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली क्लासेज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की तीसरी यूनिट को। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे चौथी यूनिट, जिसमें दो तीन छोटी छोटी टॉपिक आती हैं, जैसे अभिप्रेरणा, थकान, रुचि एंड संवेदना। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। आज हम लोग देखेंगे मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो देखिए बहु, ये जो मोटिवेशन शब्द है, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोवियर शब्द से हुई है। MOVERE, मोवियर। अब उसको कहीं कहीं हिंदी में मोवर लिखता है, मोवियर लिखता है, कुछ भी लिख दे। मोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव यानी गति करना। यानी मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वह कारक है जो प्राणी को गति करने के लिए या तो प्रेरित करता है या तो गति करने से रोक देता है। दोनों बातें हो सकती हैं। जैसे मान लो सिनेमा देखना आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आप सिनेमा देखने जा रहे हो, यानी वो ऐसा कारक है जो आपको मोटिवेट कर रहा है सिनेमा देखने के लिए, ठीक है ना। तो आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं आपको व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया कि आप सिनेमा देखने जाइए, मूवी देखने जाइए। या मूवी देखने आप जा रहे हो और आपको लगा कि नहीं, आने वाले महीने में हमारा पेपर है, आप उससे मोटिवेट हुए, तो आपको उधर जाने से ये मोटिवेशन आपको रोका। यानी मोटिवेशन जरूरी नहीं जो आपके व्यवहार को गति लाए, या तो आपके व्यवहार को में गति लाए या किसी गति करने से रोक दे, उसे कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? वह कारक जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करता है या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करता है, उसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन, ठीक है ना। तो किस शब्द से बना है भाव? मोवर धातु से बना है, लैटिन भाषा के, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है क्या कहलाता है? तो या तो उत्साह बढ़ाए या घटाए, वो दोनों काम कौन करता है? तो मोटिवेशन। अभिप्रेरणा, अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। स्वधारणा, खुद के द्वारा जो ही बनाए गए सामान्यकृत विचार है, स्वधारणा है। कोई नहीं ऑप्शन में है का मतलब कुछ भी नहीं है। तो वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए प्रेरित करे, करने के लिए उत्साह या तो बढ़ाए या घटाए, वही है मोटिवेशन, ठीक है ना। निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है क्रोध, दुख, भय, प्रेम या उत्साह। तो देखो वो मनोवैज्ञानिक कारक, ऐसे कारक जो व्यक्ति के मन में पहले से ही रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मनोवैज्ञानिक कारक। तो क्रोध व्यक्ति के मन में पहले से है, तो क्रोध ही मनोवैज्ञानिक कारक हुआ। दुख भी व्यक्ति के मन में या व्यक्ति के दिमाग में हमेशा उपस्थित होता है, तो दुख भी हो गया। भय एवं प्रेम, ये भी मनोवैज्ञानिक कारक है। यानी ये सब व्यक्ति के मन में पहले से उपस्थित होते हैं। उचित समय आने पर, उचित परिस्थितियां सामने आने पर, उचित समय गया ये बाहर आते हैं निकल के। तो ये सब मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक हैं। तो इसका आंसर जाएगा उक्त सभी। अगला है, निम्न में से कौन अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? अभिप्रेरणा की विधि हम लोग को देखना है अभी। तो कौन सी विधि नहीं है? अभिप्रेरणा का मतलब वही जो आपको उत्साह को या तो बढ़ाए या तो घटाए, वही मोटिवेशन है। अब मोटिवेट करने की निम्न में से कौन सी विधि सही नहीं है, उचित विधि नहीं है? दंड का प्रयोग, ये भी दंड के प्रयोग द्वारा भी आपका उत्साह बढ़ सकता है या घट सकता है। आप 23 ने लिख रहे हो, आराम से इमला लिख रहे हो और अंदर लबलबा के मास्टर पहुंच जाए, लिखो। कब लिखोगे? लिखो जल्दी लिखो।
तो भी आपके उत्साह को बढ़ाएगा कि जल्दी से लिख दे भाई मलबा, है ना। तो ये भी उत्साह बढ़ाने की एक विधि है। प्रशंसा या निंदा, आप कोई काम कर रहे हो उससे हम कहें कि वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, प्रशंसा किए। या आपकी निंदा कर दें कि जा मर्दे, देखो फलाना लिख रहा है तुम नहीं लिख पा रहे हो, कितने तुमसे छोटा ही है, निंदा करें तो वो भी आपके उत्साह को बढ़ाएगा, आप उत्तेजित होकर काम करोगे। प्रगति तथा परिणाम की जानकारी दें कि बहुत बढ़िया तुम लोग दिए हो टेस्ट और बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, मतलब आपकी प्रगति के बारे में आपको बताएं तो उससे भी आप मोटिवेटेड होगे। प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना, इससे भी व्यक्ति का व्यवहार उत्तेजित होता है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना से भी तैयारी आदमी तेज कर देता है। तो मिला जुला के ये भी प्रशंसा एवं निंदा, ये भी उचित विधि है। प्रगति तथा परिणाम की जानकारी, ये भी एक उचित विधि है। प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग, ये भी उचित विधि है। दंड का प्रयोग, ये उचित नहीं है। तो इस वाले का आंसर जाएगा ए, दंड का प्रयोग अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है। अगला, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसका है? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये कथन आप लोग के थॉमसन महोदय का, थॉमसन जी, ठीक है ना। अच्छा, इस मोटिवेशन के बारे में एक मनोवैज्ञानिक कहते हैं गुड, गुड कहते हैं कि मोटिवेशन क्या है, तो किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, प्रारंभ करना, जारी रखना एवं उस पर नियंत्रण करने की प्रवृत्ति है। तो कॉन्सेप्ट का बहुत बढ़िया इन्होंने अपने परिभाषा में प्रयोग किया है। गुण की परिभाषा कि किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना एवं उस पर नियंत्रण करना ही क्या है? मोटिवेशन। मतलब यदि आप मोटिवेटेड हो तो ऐसा नहीं कि हम मोटिवेटेड हो गए आज यूपीएससी की तैयारी करेंगे या सीजीएल की तैयारी करेंगे, कार्य प्रारंभ कर दिए यानी मोटिवेटेड है। अब कार्य प्रारंभ कर दिए, अब बस 4 दिन पढ़े और उसके बाद पढ़ना बंद कर दिए, तो वो मोटिवेशन नहीं है। कार्य जारी किया, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, आरंभ करने के बाद तैयारी करते ही जा रहे हैं, उस पर नियंत्रण नहीं कर रहे कि हाँ इतना ही पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, इतना फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी मोटिवेशन नहीं है। कार्य को आप जारी करो, प्रारंभ करो, उसको जारी रखो और उस पर कंट्रोल भी रखो। तो ये परिभाषा बड़ी फेमस आती है गुड के अनुसार कि मोटिवेशन किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं उस पर नियंत्रण करना ही मोटिवेशन है। तो आगे शायद उसमें डलवाए हैं, मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पहले, निम्न में कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? ऑप्शन ए है पाठ में रुचि उत्पन्न करना, अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा, बालकों में प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अभिप्रेरणा की विधि, अभिप्रेरणा की विधि नहीं है पूछा है, तो देखते हैं कौन अभिप्रेरणा की विधि है, कौन नहीं है। तो पाठ में रुचि उत्पन्न करना, लेसन में इंटरेस्ट बच्चों में पैदा करना, वो भी एक मोटिवेशन की विधि है कि आप इंटरेस्ट पैदा कर दोगे जिससे वो बढ़िया से सीखेगा एकदम ध्यान मग्न होके, तो ये तो अभिप्रेरणा की विधि है। अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करोगे, तो ये प्रशंसा भी अभिप्रेरित करने की एक विधि है। बालकों में प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास करना, प्रतिद्वंदिता का मतलब कंपटीशन की भावना, उनके अंदर एक कंपिटेटिव माइंडसेट करो कि, तो उससे भी, प्रतिद्वंदिता से भी वो लोग मोटिवेटेड होते हैं, या ये भी एक अभिप्रेरणा की विधि है। यानी ये तीनों विधि है। ये पूछा था कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई ऐसा नहीं है जो अभिप्रेरणा की विधि ना हो, यानी सब अभिप्रेरणा की विधि है। अगला, निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता वह है, प्रेरित जो नहीं करता वह क्या है? तो देखो, पुरस्कार बालक को प्रेरित करता है बाबू, पुरस्कार पाने के लिए बच्चा अभिप्रेरित होता है। हम लोग के ज़माने में, हम लोग के ज़माने का मतलब सन 2010 के पहले वाले की बात, जो छमाही एग्ज़ाम होता था हम लोग का, उस छमाही एग्ज़ाम के बाद हम लोग को कुछ ना कुछ इनाम मिलता था, किसी को पेन, किसी को पुड़िया, स्याही घोर के शीशी में घोर के नरकट की पेन से लिखा जाता था। छमाही में जो थर्ड आता था उसको पुड़िया मिलता था, स्याही की पुड़िया। जो फर्स्ट आता था छमाही के पेपर में उसको घड़ी। ये सब अभिप्रेरित करने की एक विधि होती थी, क्या पुरस्कार, ठीक है ना। छमाही इम्तिहान में
ऐसे कुछ पुरस्कार दे देते थे और सालाना वाले में रिजल्ट दे देते थे, और रिजल्ट देख हम लोग कूदते भागते आते थे घर पे, ओहो हम फर्स्ट टाइम से करना है, उसका हमसे 2 नंबर कम है, हम इसमें ज़्यादा लिखे थे लेकिन उसको ज़्यादा मिल गया, पता नहीं क्या हुआ, दुका दुका, है ना। तो अभिप्रेरित नहीं करता, तो पुरस्कार तो अभिप्रेरित करता है, प्रतियोगिता भाई ये भी अभिप्रेरित करता है। अरुचि, अरुचि अभिप्रेरित नहीं करता, रुचि भी इंटरेस्ट है अगर, तो उससे भी आप अभिप्रेरित होके सीखोगे या आगे बढ़ोगे। मिला जुला के क्वेश्चन था, बालक को अभिप्रेरित नहीं करता है क्या है, तो अरुचि, अरुचि जो है वो अभिप्रेरित नहीं करता, अभिप्रेरित नहीं करता, जैसे सन्न के संग जैसे बैठे हो वैसे सन्न मार के बैठे रहते हो, अगर रुचि नहीं है तब। ऐसे अभिप्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है वो कौन से अभिप्रेरक कहलाते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक कहलाते हैं। देखो एक आते हैं अब्राहम मैस्लो, मैस्लो, मैस्लो महोदय इस अभिप्रेरक को 2 प्रकार से बांटते हैं, एक बताते हैं जन्मजात, जन्मजात, और दूसरा आता है अर्जित, अर्जित। जन्मजात में वे सभी अभिप्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर पैदा होता है उसे कहते हैं जन्मजात अभिप्रेरक। देखो जो मोटिवेशन, जो अभिप्रेरक, जिसकी जिसकी वजह से अभिप्रेरित हो रहे हो उसे कहते हैं अभिप्रेरक, ठीक है ना। वे कारक जो अभिप्रेरित करें वही कहलाते हैं अभिप्रेरक। तो इसमें भूख प्यास नींद, भूख प्यास नींद, ये सब क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक है। अगर आपको भूख लगेगी तो भोजन की आप तलाश करोगे, मतलब आपका व्यवहार में उत्साह पैदा होगा, आप क्रिया करने के लिए प्रेरित होगे, तो भूख भी क्या है, एक तरह का अभिप्रेरक है। सेम वही प्यास, पानी की तलाश करना जारी कर दोगे। नींद, अगर नींद लग रहा है तो तुरंत खोजोगे कि काम खत्म करें, काम खत्म करके जाके थोड़ा आराम कर लें, ये सब क्या है, अभिप्रेरक है। लेकिन जन्म, हर वो प्राणी जो इस धरती पे जन्म लिया है उसके अंदर ये जन्मजात अभिप्रेरक मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभिप्रेरक होते हैं जो जन्म के साथ तो नहीं आते, लेकिन यहाँ जन्म लेने के बाद व्यक्ति अर्जित करता है, जैसे सम्मान पाना, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, है ना, ये सब चीज क्या है, ये अर्जित है। क्वेश्चन क्या पूछा, ऐसे अभिप्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुत जन्मजात अभिप्रेरक, ठीक है ना। ऐसे अभिप्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ तो पैदा नहीं होता लेकिन आके इस दुनिया में पाने की इच्छा करता है, या यहाँ पे आके वो कारक, वे वातावरणीय कारक जो व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं उन्हें अर्जित कारक कहते हैं, अर्जित प्रेरक कहते हैं, उसके लिए अर्जित है, ये है। आगे देख लेते हैं अभी। निम्न में से बाह्य प्रेरक है, बाह्य प्रेरक, ऐसा प्रेरक जो व्यक्ति के अंदर ना हो, बाहर हो, अब व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित करे। दंड एवं आरोप का ये बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। दंड की वजह से या किसी आरोप की वजह से व्यक्ति अगर क्रिया कर रहा है कि अगर नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, या अगर इस काम को हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर आरोप आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बाह्य अभिप्रेरक है। पुरस्कार एवं प्रशंसा, पुरस्कार और प्रशंसा भी हम लोग के दिमाग में नहीं होता, ये बाहर से देख के ललचवाया जाता है, तो ये भी बाह्य अभिप्रेरक। सम्मान भी बाह्य अभिप्रेरक है। मिला जुला के उपरोक्त सभी इसका आंसर जाएगा, ये सभी बाह्य अभिप्रेरक है, बाह्य अभिप्रेरक है, ठीक है। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अभी भी हम लोग देखे हैं कि ये प्रेरक जो वातावरण के संपर्क में आने के बाद विकसित होते हैं उन्हें कहते हैं अर्जित अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक, ठीक है ना। अगला, जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो पहला है भूख। क्या जो जन्म लिया है उसके अंदर भूख लगेगी नहीं लगेगी, अगर जन्म होने के बाद से ही वो काम करना शुरू तो जन्मजात, तो भूख लगबे करेगी जो जन्म लिया है उसको, तो ये जन्मजात अभिप्रेरक। प्यास, जो जन्म ले लिया उसको प्यास लगबे करेगी, तो जन्मजात अभिप्रेरक। आदत का, आदत जन्मजात है, अगर किसी की आदत है दारू पीना तो क्या पैदा होते ही दारू पीना शुरू कर दिया है, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये आला जन्मजात नहीं है। नींद, जो प्राणी जन्म लिया है उसको नींद आनी ही आनी है। ऐसे अभिप्रेरक जो जन्म के साथ व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं
वही तो कहलाते हैं जन्मजात प्रेरक। तो इसका जन्मजात प्रेरक नहीं है कहा था तो आदत है। आदत जो है वो जन्मजात नहीं है, यहाँ की अर्जित की जाती है। कोई सिगरेट धुआं उड़ाना है ना, तमाम चीजें हैं। अच्छा धुआं उड़ाना, अच्छा गांव के लोग को देखे होंगे आप लोग कि फ्रेश होने जाने से पहले या तो सुरती मिलेगा, सुरती ठोक के खा लेगा तब जाएगा फ्रेश होने। या मजदूर लोग काम करने आते हैं, वो लोग भी पहले कहेंगे रुको गुटखा खा लें तब काम करेंगे। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग फोन लेकर जाते हैं, है ना। इस सब का संबंध है अनुबंधन से। आप लोग पढ़े होंगे पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अगर घंटी के साथ भोजन के साथ साथ घंटी बजा के कई दिन लगातार ये काम किया जाए तो उस प्राणी का उस अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधन हो जाता है, और जब वो उपस्थित होगा तुरंत वो लार निकालना शुरू कर देता था। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति के बायोलॉजिकल क्लॉक में वो फिट हो जाता है, जब ये चीज होगी तभी लार निकालना है। तो गांव का बूढ़ा लोग कहते हैं कि सुरतियां ना खाए तो हो ही नहीं करेगा। बहुत लोग कहे कि बिना बरस के चाय पियेंगे तब जाएंगे। इस सब का संबंध मनोविज्ञान से है, और वो भी किसी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव की थ्योरी से है। ठीक है ना। तो जितनी भी बुरी आदत है उन सब का निर्माण कहीं ना कहीं अनुबंधन से ही होता है। निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। तो देखो, एक आते हैं आप लोग के थॉमसन, थॉमसन, एक आते हैं आप लोग के थॉमसन महोदय। इन्होंने इस अभिप्रेरक को दो पार्ट में बांटा। मैस्लो ने दो भाग में बांटा। कौन कौन से भाग में बांटा? तो अभी आप लोग को बताए हैं कि वो बताए हैं जन्मजात और अर्जित। लेकिन थॉमसन ने कौन कौन सा बताया है? इन्होंने बताया है स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक और कृत्रिम, स्वाभाविक और कृत्रिम। एग्जाम्पल लगभग सेम दोनों के हैं, बस उन नाम अलग अलग रख दिए। तो अपना नाम बस कैसे नाम डालना था कि हाँ हम भी दिए हैं कुछ, तो इस वजह से थॉमसन महोदय क्या कहें, स्वाभाविक और कृत्रिम दो भाग में बांटा है। स्वाभाविक जो अपने आप अंदर से मोटिवेशन निकले वो स्वाभाविक अभिप्रेरक, जो बाहर से कुछ देख के निकले वो कृत्रिम। ठीक है ना। पुरस्कार क्या है? तो कृत्रिम है। प्रशंसा क्या है? कृत्रिम है। दंड क्या है? कृत्रिम है। इस सब बाहरी है। पुरस्कार बाहरी है, अपने आप नहीं निकलता है। प्रशंसा कोई करता है, बाहर से मोटिवेशन मिलता है, तो ये भी क्या है? प्रशंसा बाहरी है। दंड, दंडो अंदर से बाहर से मिलता है वो, तो वो भी बाह्य विप्रेरक यानी कृत्रिम। तो यानी ये सभी जो हैं वो कहाँ हैं? कृत्रिम अभिप्रेरक। अब्राहम मौसले आते हैं। मास्लो महोदय दो प्रकार के बताए, जन्मजात और अर्जित। ये बताया स्वाभाविक और कृत्रिम। इसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा गैरिट महोदय, वो तीन तरह के बताएंगे, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, गैरिट। यहीं पे लिख देते हैं गैरिट महोदय। इन्होंने बताया जैविक, सामाजिक, एक मिनट को कहाँ थे? गैरिट, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है ना। ये आप लोग को दिमाग में रखना है। अगर पूछे कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरक को स्वाभाविक और कृत्रिम दो भाग में बांटा है? तो थॉमसन। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरक को दो भाग, अर्जित तथा प्राकृतिक में बांटा है? तो वो आपके मास्लो। और अगर पूछे तीन भाग में किसने बांटा तो गैरिट। जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सीखने के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? अभिप्रेरणा, शिक्षक, शिक्षण विधि या शैक्षिक वातावरण। यूपीटेट 2021 में क्वेश्चन पूछा था, और अभिप्रेरणा के साथ साथ एक ऑप्शन और दे दिया था, रुचि। और जिस वजह से इसमें थोड़ा विवाद हुआ था, लेकिन बाद में अभिप्रेरणा को ही स्वीकार किया गया कि नहीं, अभिप्रेरणा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो भी लर्निंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने के लिए मोटिवेशन जो है वो भी सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और संयोगवश ऑप्शन में दोनों मिल गए थे।
और दोनों जो भी है वो कॉन्फिडेंस में आए कि रुचि हमारा भी ठीक है, अभिप्रेरणा हमारा भी ठीक है। बाद में बात फंसी थी और जाके मोटिवेशन को सही उत्तर माना गया था। 21 की बात है। तो निम्न में से सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो अभिप्रेरणा। शिक्षक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है तो शिक्षक कितना लात मुंह का मारे, बच्चा नहीं सीख सकता। शिक्षण विधि कितना बढ़िया से शिक्षण विधि कितनी बढ़िया हो, अगर उस शिक्षण विधि में मोटिवेशन का समावेशन नहीं है, अभिप्रेरणा की विधियां सम्मिलित नहीं है, तो बच्चा सीख नहीं सकता। शैक्षिक का वातावरण कितना भी शैक्षिक वातावरण हो, कितना भी बढ़िया हो, हर कोई पढ़ने वाला हो, हर तरफ पढ़ाई का माहौल हो, लेकिन बच्चा अगर मोटिवेटेड नहीं है तो अधिगम नहीं हो सकता। तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। ठीक है ना। इसी वजह से आप लोग देखे होंगे प्रस्तावना कौशल का निर्माण किया जाता है ताकि बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न करके उसको मोटिवेट किया जाए कि वो वृत्त समझाना है तो पहले रोटी वोटी घुमा उमा के लाएंगे कि अच्छा रोटी का आकार कैसा है ना, काका खाते हो, अच्छा रोटियों खाते हो, कैसी होती है रोटी? गोल होती है, अच्छा ये गोल को कहते हैं वृत्त। ठीक है ना। ये सब मोटिवेशन या मोटिवेट करने की ही विधियों में शामिल होता है। चलिए आइए यार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गणित ने अभिप्रेरकों को कितने प्रकार बताए हैं? तो अभी भी बताया, गणित ने अभिप्रेरकों के 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो स्वाभाविक, सामाजिक और तीसरा है आप लोग का मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक। ठीक बा। गणित ने अभिप्रेरकों के 3 प्रकार, थॉमसन ने 2 प्रकार, मैस्लो ने 2 प्रकार। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक 2 प्रकार जन्मजात और अर्जित होते हैं? किसके अनुसार भाई? जन्मजात और अर्जित। अभी को बताएं, बताओ फटाफट किसके अनुसार? तो ये है आप लोग के मास्लो महोदय। इनके अनुसार अभिप्रेरक 2 प्रकार जन्मजात और अर्जित, इस 2 प्रकार के होते हैं। कौन? अभिप्रेरक। अगर वही कहा होता स्वाभाविक और कृत्रिम, किसने इस 2 प्रकार को बताया? तो थॉमसन जाता। अगला, किस प्रकार की अभिप्रेरणा सर्वोच्च होती है? सकारात्मक, नकारात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक? तो अभिप्रेरणा के लिए कहा जाता है कि 2 प्रकार ये होता है कि एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। एक होता है सामने की चीज उसकी बढ़िया चीज दिखा के उसको मोटिवेट किया जाए, सकारात्मक पक्ष को, तो वो सकारात्मक हो गया। उसके ना करने पे उसके ऋणात्मक पक्ष को दिखा कर मोटिवेट किया जाए तो नकारात्मक अभिप्रेरण। इसके अलावा 2 अन्य भी होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा तो सकारात्मक नकारात्मक में सकारात्मक, आंतरिक और बाह्य में भी आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो सर्वोच्च होती है। अंदर से अगर मोटिवेट हुआ है तो दूर तक जाएगा। बाहर से अगर बाहर रूप से अगर मोटिवेट हुआ है तो जब तक बाहर अभिप्रेरणा का प्रभाव है तब तक मोटिवेट रहे, शायद उसके बाद मोटिवेट ही ना रहे, है ना। मोटिवेशन उसके बाद शायद रहे ही ना रहे। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक अभिप्रेरक जो होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं, नकारात्मक नहीं भाई, भावात्मक नहीं, क्रियात्मक बिल्कुल नहीं। ऑप्शन जाएगा ए। अभिप्रेरित व्यवहार बालक को पहुंचाता है। अगर किसी बालक का व्यवहार अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड है, तो कहाँ पहुंचाएगा उसको? अधिगम के मार्ग पर पहुंचा, अधिगम के मार्ग पर पहुंचाएगा, बिल्कुल सही है। अगर मोटिवेटेड है तो सीखने के मार्ग पे रहेगा, सीखने के रास्ते पे रहेगा, विद्यालय तक पहुंचाएगा। बच्चा है तो विद्यालय तक जाइए करेगा, अगर मोटिवेटेड है तो उसके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, बिल्कुल। यानी मोटिवेशन बालक को अधिगम के मार्ग पर भी पहुंचाएगा, विद्यालय तक भी पहुंचाएगा और लक्ष्य तक भी पहुंचाएगा। यानी इसका आंसर जाएगा उपर्युक्त सभी। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम में, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण में, जन्मजात तथा अर्जित में, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन में, स्वाभाविक और कृत्रिम, और कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण। तो क्वेश्चन में अगर देखो जन्मजात और अर्जित, ये भी ऑप्शन सही है।
स्वाभाविक और कृत्रिम, यह भी ऑप्शन सही है, क्योंकि स्वाभाविक और कृत्रिम जो आप लोग का है वो दिए थे आप लोग के थॉमसन। जन्मजात और अर्जित जो है वो दिए थे मैस्लो महोदय। तो इसमें किसी का नाम देना चाहिए था कि या तो थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, या दिया होता मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। खैर ऑप्शन दोनों सही हैं, आप लोग इस बात को दिमाग में बैठा लो कि किसने किस प्रकार का वर्गीकरण किया है, थॉमसन ने, मास्लो ने एंड गैरिट ने। मास्लो थॉमसन दो प्रकार, गैरिट ने 3 प्रकार। ठीक है ना। तो थोड़ा विवादित रहा, इसके लिए हमारी गलती रही शायद कि हम ध्यान नहीं दे पाए। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, अभिप्रेरणा के कई सिद्धांत आते हैं, जिसमें से सबसे चर्चित 2 सिद्धांत आते हैं बाबू। एक आता है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, पहला आता है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और दूसरा आता है आपका मांग का सिद्धांत, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये थे विलियम मैकडूगल। मैकडूगल कहीं कि मैकडूगल लिखा देता है। और मांग या आवश्यकता का सिद्धांत दिए थे अब्राहम मॉस्ले, अब्राहम मैस्लो, मैस्लो। इसके अतिरिक्त डेविड सी मैक्सवेल का भी है, होएंगा एंड होएंगा का भी है। कई सिद्धांत हैं लेकिन मेनली 2 ही हैं। ठीक है ना। एक की चर्चा भी तुरंत लास्ट में हम इसकी चर्चा कर देंगे। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति दिए, 14 समय दिए, और प्रत्येक समय का संबंध एक मूल प्रवृत्ति से दिए, कि प्रत्येक समय का संबंध एक मूल प्रवृत्ति से होता है और यही व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन था मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो कौन थे? विलियम मैकडूगल। अब्राहम मैस्लो का मांग का सिद्धांत है, विलियम जेम्स बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं, और सिम्पसन का भी नाम आया है इसमें, लेकिन ऑप्शन जाएगा आपका मैकडूगल। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, यह मत किसका है? तो शुरू में हमने इसकी चर्चा की थी कि जो किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, ये है आपका गुड महोदय का। गुड ने बहुत ही गुड परिभाषा दी है, ऐसे याद करो। गुड ने बहुत ही गुड परिभाषा दी है कि किसी कार्य को जारी प्रारंभ करो, जारी भी रखो और नियंत्रित भी करो, तभी माना जाएगा कि हाँ ये मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। ठीक है ना। मूल प्रवृत्ति का एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में। तो देखो बाबू, मूल प्रवृत्ति जो है ना, शुरू में ही आप लोग को बताए थे कि हर प्राणी में होती है, केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में। तो मूल प्रवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्ति यह जन्मजात होती है, यानी जिस किसी ने भी जन्म ले लिया है उसके अंदर ये मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी। ठीक है, यानी सभी प्राणियों में, सीधा सीधा सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में मूल प्रवृत्ति की विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन सी भी आपका वही है, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मैकडूगल महोदय ने 14 संवेगों की खोज की थी। कब की थी? तो इन्होंने 14 संवेगों की जो खोज की थी 1908 में की थी। 1908 में 14 मूल प्रवृत्तियों की खोज की। आगे जाके बहुत लोग इनकी आलोचना भी किए और उसी के साथ मूल प्रवृत्तियों की खोज में ही लग गए। और सन 1924 आते आते 14,000 से ज़्यादा मूल प्रवृत्तियों की खोज की जा चुकी थी कि ये भी मूल प्रवृत्ति है, ये भी मूल प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर आए वही मूल प्रवृत्ति है, जिसे रोना, खाना, हंसना, दौड़ना, ये सब चीज़ें। लेकिन इन्होंने अपने इस 14 मूल संवेगों को इतने बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया, प्रस्तुत किया था कि भले ही इसकी आलोचना हुई, 1924 तक 14,000 से ज़्यादा मूल प्रवृत्तियों की खोज की गई, लेकिन आज भी इनका यह मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो है विलियम मैकडूगल का, आज भी सर्वमान्य है, हर कोई इसको मान्यता देता है। ठीक है ना। तो इन्होंने इसकी खोज 1908 में किया था।
जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। आपके अंदर किसी वस्तु या किसी भी घटना के बारे में जिज्ञासा का भाव कब आता है? जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति कब जगती है? जब दैन्य भावना आए, आश्चर्य की भावना आए, एकांकीपन आए या क्रोध आए। तो जब आप 14 संवेगों की लिस्ट अभी आप लोग को दिखा रहे देखेंगे तो उसमें आप लोग एक नजर डालोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कब आता है। खैर आप लोग जान लो कि जब किसी भी चीज के बारे में हमको आश्चर्य होता है, अरे ऐसे कैसे कर दिया, तो तुरंत हम सोचेंगे क्या है, उसको जानने का प्रयास करें। जादू देखने जाते हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं हम लोग आश्चर्य के साथ देखते हैं कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? जिज्ञासा। ठीक है ना। अगला, युयुत्सा मूल प्रवृत्ति का संवेग है। युयुत्सा, युयुत्सा का मतलब क्या होता है बाबू? युयुत्सा का मतलब है युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा, यही कहलाती है युयुत्सा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में आता है, उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा, मारधार करने की इच्छा आपके अंदर कब आएगी? जब दैन्य भावना आएगी, जब आश्चर्य आएगा तो आप मारधार करोगे। एकांकीपन, जब अकेलापन महसूस होगा तो आप मारधार करोगे। कि जब गुस्सा आएगा तब मारधार करोगे। तो ये जो मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा, ये क्रोध आने पे आती है युयुत्सा की प्रवृत्ति। ठीक है ना। भूख संवेग का मूल प्रवृत्ति है। भूख, 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 भूख संवेग है। उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? तो भोजन की तलाश। संग्रहण, अधिकार, इसका संवेग होता है अधिकार। जिस पे आपको लगता है कि हमारा है उसको संजो के रखने की मूल प्रवृत्ति होती है। सामूहिकता, एकांकीपन, जब भी आपको लगता है कि अरे बाप हम अकेले हैं तो मना करेगा, जाए मेला देखाएं, नानी के यहाँ टहलाएं, फलाने जगह घुमाएं, गोरखपुर चले जाएं, है ना, मगहर कबीर स्थली आके घूम जाएं। तो ये सब चीजें जो है एकांकीपन का, एकांकीपन संवेग है और उसका मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता। अधिकार क्या मूल प्रवृत्ति है? संग्रहण। भोजन तलाश मूल प्रवृत्ति है किसकी? भूख की। जब भूख लगेगा तो मन करेगा भोजन कहाँ मिल जाए भाई, खा ले, कोई नहीं तो ऑप्शन में, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो मैगूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े संवेग देखो आपको यहाँ 14 दिए गए हैं। भय, जब व्यक्ति को भय लगता है, देखो बहुत, जब भय लगता है व्यक्ति को तो भागता है। भागने को कहते हैं पलायन। ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? चलो नहीं दिख रहा हो तब 14 आना भी तो चाहिए। चलो, तो भय, जब आदमी को भय लगता है या डर लगता है तो क्या करता है? भागता है, उसी को कहते हैं पलायन। तो संवेग है भय, उसकी मूल प्रवृत्ति है पलायन। दूसरा है क्रोध, जब गुस्सा आता है तो युयुत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा। ठीक है। भूख जब लगती है तो भोजन तलाश करेगा। कामुकता, जब कामुकता आएगी व्यक्ति के अंदर तो उससे काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति का मतलब ये सेक्स से है, ना कि वर्क वाले से है। ठीक है ना। कामुकता की भावना आती है तो व्यक्ति सेक्स की तरफ रुझान रखता है। घृणा का मतलब होता है घृणा, घृणा नामक संवेग जब व्यक्ति के अंदर आता है तो निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है वो पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। जिससे आपको घृणा लगेगा, घृणा, अरे घृणा का बीड़ा रुका घृणा, जिससे घृणा लगेगा उससे जाके सटोगे कि उससे पीछे छुड़ाओगे, भाई जाओ ना उधर जाओ ना, है ना। तो ये घृणा संवेग है। जब घृणा की भावना आएगी तो इससे मूल प्रवृत्ति है इसकी निवृत्ति या पीछा छुड़ाना। आत्महीनता, दानव प्रवृत्ति, अरे दानव दैन्य है, दैन्य, दैन्य। एकांकीपन, जब अकेलापन महसूस होगा तो आप सामूहिकता की ओर जाओगे जहाँ ढेर ढार आदमी हो। अधिकार, जिससे आपको लगेगा कि ये हमारा है, उसका आप संग्रहण करोगे, उसको सहेज के रखने का प्रयास करो, यानी इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? संग्रहण। आत्माभिमान, आत्माभिमान, अभियान आत्माभिमान है, आत्माभिमान, आत्माभिमान, ये मिसप्रिंट था, अभियान हो गया था। आत्माभिमान का आत्मगौरव, आश्चर्य का जिज्ञासा, आमोद का ह्रास, है ना। जब आमोद का संवेग आएगा तो हरास, हंसो, हरास नहीं हास, सॉरी, हास, हंसी। करुणा का शरणागति, ठीक है ना, करुणा का शरणागति, दया लगता है ना, अरे यार हमारा एकदम मना हिल गया, इस टाइप वाला। कृति भाव, क्रिएटिविटी, रचना और वात्सल्य का संतान, वात्सल्य का संतान।
ये सब आपकी 14 मूल संवेग थे, 14 संवेग थी, इनसे जुड़ी 14 मूल प्रवृत्तियां थी। इसको दिए थे कौन? तो विलियम मैकडूगल दिए थे। कब दिए थे? तो 1908 में। एक क्वेश्चन ये भी आप लोग देख लिए हो। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन दिया? तो विलियम मैकडूगल दिए। तो ये रहे आप लोग के 25 क्वेश्चन आज। और अभी प्रेरणा चैप्टर आप लोग का खत्म होता है। इससे जो एक इसके आप लोग के सिलेबस में तो इसके सिद्धांत दिया नहीं है, लेकिन एक विलियम मैकडूगल का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये है, इसके बारे में एक दो क्वेश्चन देखने को मिला। और माँ का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी चर्चा किसी एक सेपरेट वीडियो में हम कर देंगे। और इसी यूनिट के अगली जो 3-4 छोटी छोटी टॉपिक है उससे हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।